हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ना परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर है इसमें बीपीएससी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा के लिए पत्रिका है और ये अंक नंबर 7 है। ठीक है, और इसमें क्या क्या रहेंगे तो बिहार विशेष, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रिपोर्ट और सूचकांक, कला और संस्कृति और पुरस्कार एवं अवार्ड रहेंगे शामिल। ये परफेक्शन आईएएस का फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। और इसमें ना अभी हम लोग क्या किए हैं कि एक वीडियो में मैंने बिहार स्पेशल का अलग सेपरेट वीडियो बना दी जो 20 मिनट या 21 मिनट का होगा, तो आप जाकर देख लेंगे। और अभी हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एक वीडियो में बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार स्पेशल हम इसलिए अलग रख रहे हैं क्योंकि एक फोल्डर बना दूंगी, उसमें सिर्फ बिहार स्पेशल करंट अफेयर रहेगा, जिसमें आपको मैंने 2-3 क्लासेस का, जैसे कि परफेक्शन आईएएस का हो गया, फिर बीपीएससी मेकर और खान ग्लोबल स्टडी का करंट अफेयर है, तो आपको जो आपको सही लग रहा है उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट भी चल रहा है फ्रेंड्स, जो भी इसमें बिहार स्पेशल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और विविध रहते हैं, तो वो भी आकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से हमने पढ़ा करके उसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल में जो बिहार 17वीं बीपीएससी के लिए है, तो करंट उसमें टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्ट सीरीज हमारा जुनून टेस्ट सीरीज जो एडिटोरिया का है, जिसमें 11 टेस्ट हो गए हैं और साथ ही वो हमारा अपलोड हो चुका है प्लेलिस्ट पे फ्रेंड्स। और उसी का एडिटोरिया का ही एनसीईआरटी बेस पे बुक, एनसीईआरटी बेस पे आधार टेस्ट सीरीज था, जो हमारा टोटल 17 टेस्ट थे, उसमें पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। और परफेक्शन आईएएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। अभी तो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, जिसमें 15 टेस्ट हो गया है। 16 टेस्ट में अभी हम लोग आज या कल में कर लेंगे। और खान ग्लोबल स्टडी का भी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो और परम आईएएस का भी टेस्ट हम कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कुछ मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भी राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में, इसमें करंट अफेयर में क्या क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समर क्या है, तो समर फिएस्टा 2024, इसके बारे में चर्चा में क्यों है। तो विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में समर फिएस्टा 2024 का शुभारंभ किए हैं। मुख्य बिंदु क्या है, तो समर फिएस्टा 1 माह तक चलने वाली शिविर है, जिसमें 5 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए 30 से अधिक प्रकार की गतिविधियां शामिल की गई है। इस शिविर में रचनात्मक कलाओं, विकास इत्यादि क्षेत्र अनेक सृजनात्मक और नवीनतम गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक बच्चे को खोजने और सीखने के लिए कुछ दिलचस्प चीज़ें मिल जाए। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसके बारे में पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मुख्य बिंदु क्या है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने चेन्नई, ध्यान रखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने चेन्नई के निकट मपेडू में भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण आरंभ किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री चेन्नई के मपेडू में भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण आरंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है, तो कुशल, लागत प्रभावी एवं मूल्यवर्धित लॉजिस्टिक्स सेवाओं यथा कार्गो एकत्रीकरण, पृथक्करण, वितरण, इंटरमॉडल हस्तांतरण, पूर्ण पैकेजिंग इत्यादि को सुगम बनाना है। ठीक है, इसमें चर्चा में, और इस नेक्स्ट है प्रगति 2024। तो प्रगति 2024 के बारे में पढ़ लेते हैं, तो चर्चा में क्यों है। तो केंद्रीय आयुर्वेद संस्थाएं अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में शोध व नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति 2024 के कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, और इसमें और भी देख लेते हैं क्या है, तो मुख्य बिंदु क्यों क्या है, तो सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेद साइंसेस ने आयुर्वेदिक के क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए फर्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन प्रगति 2024 का नामक योजना शुभारंभ किए हैं। उद्देश्य क्या है, तो CCRAS एवं आयुर्वेद औषधि उद्योग के मध्य सहयोगात्मक शोध हेतु अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है गेल का प्रथम हाइड्रो इंजन कहाँ बना है, तो चर्चा में क्यों, तो मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल के प्रथम हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या है, तो यह संयंत्र 10 मेगावाट
प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करता है, जिसे कनाडा से आयात किया गया है। ये ध्यान रखेंगे। यह संयंत्र राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का ही भाग है। इस मिशन का लक्ष्य कब है? तो इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 5 मिलियन टन प्रति वर्ष करना है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा संगोष्ठी। इसके बारे में पढ़ लेते तो चर्चा में क्यों है। तो नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा संगोष्ठी आयोजित की गई है। मुख्य बिंदु क्या है? तो ये संगोष्ठी कॉमन सर्विस सेंटर एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयासों द्वारा आयोजित की गई है। साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए CSC एवं USI के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। CSC ने विश्व की अग्रणी IT अधिसंरचना सेवा प्रदाता कंपनियों के सहयोग से ग्रामीण एवं सुदूर इलाकों में साइबर रक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संबंधी इस पहल ने महिलाओं को नए तकनीकी कौशल से युक्त किया है और साइबर सुरक्षा एम्बेसडर के रूप में उन्हें उभरने का अवसर प्रदान किया है। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रमाणन। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा जीरो वेस्ट लैंडफिल सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। और इसके बारे में क्या है? तो इस हवाई अड्डे द्वारा अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली ISO जो 14001 और 2015 मानक का अनुपालन करती है। यह मानक पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को सुधारने से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु समिति का गठन। तो चर्चा में क्यों है? तो गृह मंत्रालय ने दक्षिण पूर्वी एशिया साइबर अपराधों का सामना करने के लिए एक समिति गठित की है। मुख्य बिंदु क्या है? तो गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले साइबर अपराधों में होने वाले उल्लेखनीय वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस एवं फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश संगठित साइबर अपराधों के गठन है। नेक्स्ट है साइबर अपराधों में वृद्धि के कारण अनेक भारतीय इसके शिकार बन चुके हैं और काफ़ी अधिक वित्तीय क्षति उठानी पड़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 1000 से अधिक भारतीय नागरिक साइबर धोखाधड़ी शिविर में फंसे हुए हैं। तो ये बारे में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने खाद्य एवं पोषण परिषद को भंग किया है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर खाद्य एवं पोषण परिषद को भंग कर दिया है। यह कदम सरकारी युक्तिकरण योजना के एक भाग के रूप में उठाया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का तकनीकी सहायता शाखा है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। खाद्य एवं पोषण परिषद को मूल रूप से कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। वर्ष 1993 में इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेला सुरंग। इसके बारे में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये जो मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं ना, जैसे कि हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें जुनून है, जो एडुटेरिया का आधार भी एडुटेरिया का है, परफेक्शन IAS का टेस्ट कर रहे हैं, खान ग्लोबल का टेस्ट कर रहे हैं, परम IAS का टेस्ट कर रहे हैं। तो जितने भी आपको जहाँ से भी टेस्ट मिलता है वहाँ से आप करेंगे। उसमें ये क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट टेस्ट में ये मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा सेला सुरंग के बारे में। तो सेला सुरंग देश का सर्वोच्च सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है। तो ध्यान रखिएगा। सीमा सड़क संगठन किसने लिखा है? तो BRO भारत द्वारा निर्मित सेला सुरंग। ये ध्यान रखिएगा कि ये पूछता है कि किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो BRO द्वारा सेला सुरंग को आधिकारिक रूप से देश की सर्वोच्च सुरंग के रूप में पहचान इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा प्रदान की गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी यह सुरंग तेजपुर तवांग मार्ग, ये भी ध्यान रखिएगा, तेजपुर तवांग मार्ग पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रणनीति रूप में से महत्वपूर्ण यह सुरंग असम में गुवाहाटी एवं अरुणाचल प्रदेश में तवांग के मध्य सभी मौसम में संपर्क को सुनिश्चित करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ है। तो असम के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ता है। ठीक है।
नेक्स्ट है अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में, तो यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन वाली सुरंग है। ये एग्जाम में आपको 1 मार्क्स जरूर दिलवाएगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में दिलवा सकता है फ्रेंड्स। यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। और निर्माता कौन है, तो बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिक किए हैं। और इस सुरंग के बनाने से किसी भी मौसम में, इस सुरंग के बनने से तो बनने से किसी भी मौसम में चीन बॉर्डर तक भारतीय सेना की पहुंच आसानी से हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है एम्स नई दिल्ली। तो मुख्य बिंदु क्या है इसकी, तो एम्स नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ चिकित्सीय शोध, नवाचार एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन पर दोनों संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा वर्चुअल इवेंट के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सहभागिता विभिन्न पहलुओं यथा स्टाफ व छात्रों का आदान प्रदान, शैक्षणिक कॉन्फ्रेंस तथा सहयोगात्मक डिग्री के कार्यक्रम इत्यादि को प्रोत्साहन करेगी। इसे संस्था को वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और दुनिया के साथ विशेषताओं का साझा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है डाटा सेंटर क्षमता में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं सिंगापुर आगे है। ठीक है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एवं सिंगापुर आगे है। तो ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में क्या है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत सर्वाधिक डेटा सेंटर क्षमता वाले देश बन गया है। और ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, SAR, सिंगापुर एवं कोरिया जैसे प्रमुख देशों से आगे निकल चुका है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्ष 2024 से 26 के दौरान भारत 850 मेगावाट के समतुल्य सर्वाधिक क्षमता वर्धन दर्ज करेगा, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख देशों की क्षमता से कहीं अधिक होगा। वर्ष 2023 में 255 मेगावाट की नई आपूर्ति इसमें जुड़ी गई है, जिससे वर्ष के अंत तक कुल स्टॉक कितनी हो जाएगी, तो 1030 मेगावाट तक पहुंच गया था। नेक्स्ट है ONDC स्टार्टअप महोत्सव चर्चा में क्यों है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य भवन नई दिल्ली में ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्य बिंदु इसकी क्या है, तो इस महोत्सव में 12 यूनिकॉर्न सहित 125 से अधिक स्टार्टअप ने ONDC से जुड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। यह कार्यक्रम DPIIT की 2 प्रमुख पहलों, स्टार्टअप इंडिया पहल तथा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के उत्सव एवं सहयोग का प्रतीक था। इस महोत्सव में स्टार्टअप विकास एवं नवाचार हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने और प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पे नजर डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत सरकार 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा कब है, तो भारत सरकार ने 16 जनवरी 2000 माफ कीजिए कलर नहीं सही से हुआ। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। और कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं इसमें कोई सुधार कर सकूं। ठीक है, तो भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि कब हुआ है, तो उद्देश्य क्या है, तो उद्यमियों को समर्थन करना तथा भारत में एक महत्वपूर्ण स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, हमारा फिर से सिस्टम परेशान करने लगा है, बीच में ठीक हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें था वर्तमान में भारत में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 13 लाख से अधिक स्टार्टअप कितने 55 से अधिक प्रक्षेत्रों में कार्यशील है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्र रजिस्टर, इसके बारे में चर्चा में क्यों है, तो रामचरितमानस, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोकान को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा तीनों का। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा। और मंगोलिया की राजधानी उलन कहाँ, तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो उलन है, ये भी ध्यान रखिएगा। में आयोजित मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक की मेजबानी मंगोलिया सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय और यूनेस्को के बैंकॉक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई है। रामचरितमानस के विषय में, तो यह रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया, तो तुलसीदास द्वारा। और ये जो तुलसीदास है ना, वो किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसे चौपाई के रूप में लिखा गया था। पंचतंत्र, तो पंचतंत्र 300 ईसा पूर्व का है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि पंचतंत्र 300 ईसा पूर्व विष्णु शर्मा द्वारा इसे लिखा गया है। पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह संभवित विश्व के प्राचीनतम नीति कथा संग्रहों में से एक है। विष्णु शर्मा महिला रोपाई राज्य के राजा अमर शक्ति के दरबारी विद्वान थे। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है सहृदयाल लोकान के विषय में। तो यह ग्रंथ की रचना आचार्य आनंदवर्धन द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये पूछते तो पहले तो ये पूछता है, बहुत बार ये पूछा कि पंचतंत्र किसका बुक है, तो ये विष्णु शर्मा के है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये भी पूछ सकता है कि किसने लिखा है, तो सहृदयाल लोकान विषय संस्कृत भाषा में आचार्य आनंद वर्धन लिखे हैं। और आचार्य आनंद वर्धन 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और एवं 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कश्मीर में रहते थे। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रोन दीदी पायलट परियोजना महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा MSDE के माध्यम से मध्य समझौता हुआ है। तो मुख्य बिंदु क्या है इसकी, तो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नोएडा एवं हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजना का संचालन हुआ है। ये पायलट परियोजना महिलाओं को कृषि कार्य में ड्रोन ऑपरेटर करने का प्रशिक्षण देगी। ये परियोजनाएं नोएडा एवं हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्था में संपन्न की जाएगी। कंपनी 500 ग्रामीण महिलाओं किसानों को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित करेगी। फसल पर उर्वरकों का छिड़काव, फसल वृद्धि को मॉनिटर करना तथा बीजारोपण जैसे कृषि कार्यों के लिए ड्रोन प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ड्रोन दूर उड़ाने, डेटा विश्लेषण तथा ड्रोन देखभाल के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ड्रोन दीदी कार्यक्रम के विषय में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी सुरक्षा योजना का शुभारंभ 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली में किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि कब हुआ है इसका कार्यक्रम, तो 11 मार्च 2024 को। और ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य क्या है, तो सरकार का लक्ष्य 15,000 महिला निर्देशित स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित कर सशक्त करना है। इसमें कृषि ड्रोन द्वारा फसल निरीक्षण, उर्वरक छिड़काव एवं बीजारोपण में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है UN अकाउंट टेररिज्म ट्रस्ट फंड। तो भारत ने UN अकाउंट टेररिज्म ट्रस्ट फंड में 0.5 कितना है, तो $0.5 बिलियन की राशि प्रदान किए हैं। मुख्य बिंदु क्या है इसके, तो इसकी घोषणा विदेश मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक में की गई थी। यह बैठक वर्ष 2022 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। भारत की इस सहायता से संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यालय विशेषकर काउंटिंग फिनांसिंग ऑफ टेररिज्म CFT एवं काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम की मदद मिलेगी। CFT का लक्ष्य सदस्य राष्ट्रों की क्षमता मजबूत करना ताकि वे आतंकवाद का पता लगाने एवं उनका सामना करने के में सक्षम क्षमताओं का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं।
यूनाइटेड नेशनल ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म की स्थापना 2017 में हुई थी और यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड की स्थापना 2009 में सेक्रेटरी जनरल द्वारा की गई थी और इसे यूएनओसी को हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है सीबीएसई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने विद्यालयों को निर्देशित किया कि वे बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर ध्यान दें। यह निर्देशक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2022 के अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा की वकालत करती है, जिसे बाद में कक्षा 8 और उससे भी आगे बढ़ाने तक की बात कही गई है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2022 की संस्तुति है कि मातृभाषा में शिक्षण एवं निर्देशक 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षकर होगा। नेक्स्ट, मातृभाषा में शिक्षा हेतु अन्य प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 350A कितना, तो अनुच्छेद 350A में राज्य को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 में यहाँ जहाँ तक संभव हो निर्देशक या शिक्षण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरपोल के बारे में चर्चा में क्यों है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका फुल फॉर्म। और इंटरपोल ने प्रज्वलन रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रेवन्ना एक फरार सांसद हैं जिस पर यौन उत्पीड़न के संबंध में गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रज्वल रेवन्ना हासन संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा का सांसद हैं। नेक्स्ट अतिरिक्त जानकारी, तो इसमें ब्लू कॉर्नर नोटिस अपराधी रिकॉर्ड सत्यापन एवं व्यक्तियों का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण अपराध संबंधी जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे। इंटरपोल की स्थापना 1956 में फ्रांस के लियोन में किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटरपोल की जो कहाँ है, तो फ्रांस के लियोन में हुआ है और कब, तो 1956 में। इंटरपोल का सर्वोच्च शासकीय अंग महासभा जनरल असेंबली है। भारत सहित 196 देश इसमें शामिल हैं। तो इंटरपोल में ध्यान रखिएगा कितने सदस्य, तो 196 है। श्रृंखला सुरंग, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है श्रृंखला सुरंग फ्रेंड्स। तो चर्चा में क्यों है, तो सीमा सड़क संगठन BRO शीघ्र ही 4.1 किलोमीटर लंबी श्रृंखला सुरंग का निर्माण करने का निर्माण आरंभ किया है। तो मुख्य बिंदु क्या है इसमें, तो इस सुरंग के निर्माण कार्य को पूर्ण हो जाने पर यह 15,800 फीट की ऊंची पर बनी विश्व की सबसे अधिक ऊंची पर स्थित सुरंग बन जाएगी। यह पहल इससे पहले चीन की मिला सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा श्रृंखला सुरंग, तो ये भी देख लेंगे। यह सुरंग मनाली से लेह तक सभी मौसमी संपर्क तक सुनिश्चित करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ तक जाएगा, तो मनाली से लेह तक जाएगा। और इसका नाम क्या है, तो पहले तो चीन का कौन सा सबसे बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग, तो मिला सुरंग। और भारत का जो बन जाएगा तो 15,800 फीट पे ऊंचा बनेगा, मनाली से लेह को जोड़ेगा। इसका नाम क्या है, तो ये श्रृंखला सुरंग नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह अपेक्षा भी की जा रही है कि सुरंग के निर्माण से कारगिल, सियाचिन जैसे सामरिक महत्व के स्थान पर भारी मशीनरी के परिवहन में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, आपराधिक न्याय के प्रशासन पर सम्मेलन। तो गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रशासन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बस इतना ही जान लेंगे और उसको कुछ ज़्यादा नहीं है। अतिरिक्त जानकारी इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो इसे विधान अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूर्व के आपराधिक कानून यथा इंडियन पेनल कोड, इंडियन IPC जो 1860 का था, आपराधिक क्रिया संहिता 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का था का स्थान ले लेंगे। इस अधिसूचना के अनुसार ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कब से प्रभावी होगा, तो 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट
पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट हेतु राष्ट्रीय आयोग, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 15 से 2021-22 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति की श्रेणी में छात्र नामांकन में 44% की वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में 2014-15 से जहां 46 लाख छात्रों का नामांकन हुआ था, 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 66 लाख हो गई है। और इसमें कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आप कुछ पूछेगा नहीं। एक और पढ़ लें तो राष्ट्रीय महत्व की संस्था में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के नामांकन में 71% की वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान तब है कि ओबीसी छात्रों का नामांकन 2 गुना से अधिक हो गया है, तो इतना खास नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किशोर न्याय संहिता 2015, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रमुख बिंदु क्या है? तो अपनी मां के माध्यम से कानून से संघर्ष तक बालक बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किशोर अधिनियम 2015 की धारा 14(3) के तहत 16 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चे कम आयु वाले किसी बच्चे की गंभीर अपराध करने की मानसिकता एवं शारीरिक क्षमता का पता लगाने के लिए निर्धारित 3 माह की समय सीमा अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशित है। किशोर न्याय बोर्ड के प्रारंभिक आकलन आदेश के विरुद्ध अपील बाल अदालत न कि सत्र न्यायालय में दायर की जाएगी। ऐसे अपील के दायर करने के लिए न्यायालय ने 30 दिनों तक की समय सीमा निर्धारित कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। चर्चा में क्यों है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पदों पर नियुक्ति में महिलाओं को 33% का आरक्षण निर्देशित दिया है। मुख्य बिंदु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस जारी आदेश ने इस आरक्षण को लागू करने का निर्देशक दिया है। इस कदम में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हेतु महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक सर्वोच्च न्यायालय में 268 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, जिसमें महिला न्यायाधीश की संख्या मात्र 11 ही रही है, तो ये ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रथम महिला न्यायाधीश जस्टिस एम फातिमा बीवी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पूछता भी है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस फातिमा बीवी थी। वह 1989 में इस बात पर सुशोभित हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में 35% महिला न्यायाधीश थी, जबकि उच्च न्यायालय में यह प्रतिशत 13 था। प्रैक्टिस कर रहे वकीलों में महिला वकील का प्रतिशत मात्र 15 हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, 15% हुए हैं। नेक्स्ट है पुणे में भारत का प्रथम संविधान पार्क। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मॉक टेस्ट में भी आ चुके हैं टेस्ट सीरीज में। तो चर्चा में क्यों है? तो भारतीय थल सेना एवं पुनीत बलान समूह ने संयुक्त रूप से देश के प्रथम संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया है। मुख्य बिंदु क्या है? तो इस पार्क का उद्घाटन जनरल ऑफिस कमांडर एंड चीफ सर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह द्वारा किया गया है। यह पार्क एकता एवं संविधान में वर्णित मूल्यों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पतंजलि आयुर्वेद उत्पाद, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है? तो उत्तराखंड ने 14 पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों का लाइसेंस समाप्त कर दिया है। मुख्य बिंदु क्या है? तो यह कदम बार उत्पादों की प्रभावशीलता को लेकर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण उठाया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि आयुर्वेद के विरुद्ध कानून कार्रवाई की है। IMA का आरोप है कि रामदेव ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा पद्धति, दवाओं तथा कोविड-19 टीकाकरण अभियान का निंदा की है। नेक्स्ट है सिंगापुर भेजे जाने वाले मामलों पर ETO प्रशिक्षण आवश्यक है। शर्त है क्या क्या है? तो मुख्य बिंदु क्या है? तो सर्कुलर में सिंगापुर एवं हांगकांग को निर्यात किए जाने वाले मसालों में एथिलीन ऑक्साइड जांच अनिवार्य कर दी गई है। 6 मार्च 2024 को ऐसी जांच आवश्यक करनी होगी। कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नक्षत्र सभा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है? तो भारत के प्रथम खगोल पर्यटक अभियान को नक्षत्र सभा का नाम दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम
खगोल पर्यटन अभियान को नक्षत्र सभा दिया गया है नाम। मुख्य बिंदु क्या है, तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं स्टार स्केपर्स द्वारा आरंभ की गई नक्षत्र सभा एक नवीन खगोलीय पर्यटन का पहल है। तो ये कहाँ पे हुआ है नक्षत्र सभा फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य एक व्यापक खगोलीय अनुभव प्रदान करना है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर जून 2024 के आरंभ में शुरू होने वाली नक्षत्र सभा 2025 के मध्य तक चलने वाली ये उत्तराखंड में इमर्सिव इवेंट आयोजित किए जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ड्राफ्ट एक्सप्लोरेसिव बिल 2024। तो मुख्य बिंदु क्या है, तो भारतीय सरकार प्रस्तावित ड्राफ्ट एक्सप्लोरेसिव बिल मसौदा विस्फोटक विधेयक 2024 को विस्फोटक अधिनियम 884 के स्थान पर पेश करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित विस्फोटक विधेयक 2024 के तहत केंद्र सरकार लाइसेंस देने, निलंबित या रद्द करने के साथ साथ नए कानून के तहत अन्य निर्देशित कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण को नामित करेगी। नेक्स्ट है चुनाव मित्र ऐप। क्या होता है, इलेक्शन मित्र ऐप, ये ध्यान रखिएगा। चुनाव मित्र ऐप क्या है, तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया था। इस ऐप के माध्यम से नए मतदाताओं का पंजीकरण, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन नामावली में जनसांख्यिकीय वितरणों में सुधार, निर्वाचन नामावली में नाम की तलाश तथा चुनाव संबंधी अन्य सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यह ऐप भारतीय चुनाव आयोग को नागरिक से जोड़ने में मदद करेगा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो में डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, इसमें टॉपिक वाइज ही करंट अफेयर कर लेंगे। एक वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल कर ली हैं, सेकेंड वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय कर ली हैं, और अभी थर्ड वीडियो जो आएगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का एक वीडियो बन जाता है, तो ये थोड़ा सा बहुत हेक्टिक भी हो जाता है पढ़ने में भी, बच्चों को भी, और मतलब जो हम लोग स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स लोग को, और हमें भी दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ऐसे आधे घंटे का ही करंट अफेयर लेंगे, और इसमें ना टॉपिक वाइज ही हम कवर कर लेंगे, जिससे हमें और आपको दोनों को फ़ायदा हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कर लेंगे, उसके बाद जो भी आगे नेक्स्ट आते रहेंगे ना, देखिए ऐसे करके 5 आधे घंटे की ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ना हम लोग अर्थव्यवस्था जो टॉपिक वाइज रहेगा, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी और जो आगे रहेगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे। टोटल इसमें कितना पेज है फ्रेंड्स, तो 55 पेज है। इसी तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे अंक नंबर 7। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, मैं वहाँ पे PDF को प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक को लेकर के। ठीक है, थैंक यू।